ये कहानी है 1970 की। नैनीताल में रतन जहांगीर का परिवार खुशी खुशी रहता था। परिवार में उनकी पत्नी जया और बेटी श्वेता थी। श्वेता का 16वां जन्मदिन था। सभी बड़े खुश थे और पार्टी कर रहे थे, लेकिन श्वेता अपने दादाजी जगदीश जहांगीर की तस्वीर के आगे खड़ी थी। तभी उसके पिता रतन उसके पास आए। क्या हुआ श्वेता, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? तुम्हें अपना बर्थडे एंजॉय करना चाहिए। डैड, आपने मुझे कभी दादाजी के बारे में नहीं बताया। प्लीज मुझे उनके बारे में बताइए ना। श्वेता, तुम्हारे दादाजी एक बहुत ही अच्छे इंसान थे। तुम्हें पता नहीं, सरकार ने उन्हें पुरस्कार दिया था क्योंकि उन्होंने ही हार्बर ब्रिज का निर्माण किया था। हाँ, ये तो मैं जानती हूँ डैड, लेकिन मैं हमेशा सोचती हूँ कि कैसे उन्होंने इतना बड़ा ब्रिज बनाया होगा। ये काम उन्होंने अकेले नहीं किया था श्वेता, इसमें उनके साथ और भी लोग थे और बहुत सारे मजदूर भी। डैड, हम कब उस ब्रिज को देखने जाएंगे? ये सुनकर रतन थोड़ा सा परेशान हो गया। वो श्वेता की बात को टालने लगा। बेटा, वो शहर के दूसरे कोने में है और हमें वहां जाने में काफी वक्त लगेगा। ये तो आप मुझे बहुत बार कह चुके हैं। प्लीज आज कोई बहाना नहीं चलेगा। आज मेरा बर्थडे है डैड। अच्छा ठीक है, आज जो तुम्हारी इच्छा है वो सब पूरी होगी। ये बात सुनकर श्वेता खुशी खुशी अपने फ्रेंड्स के पास चली गई और फिर जया रतन के पास आई। अब आप श्वेता को ब्रिज के पास लेकर मत जाइए। आपको पता है ना क्या हुआ था वहाँ? आज उसका जन्मदिन है, मैं कैसे मना करूं उसे? आप समझ नहीं रहे हैं। हमारा परिवार उस ब्रिज से जितना दूर रहे उतना ही अच्छा है। तुम फिक्र मत करो, हम सब जल्द ही वापस आ जाएंगे, वो भी दिन ढलने से पहले। जैसे ही श्वेता, रतन और जया ब्रिज के पास जाने के लिए निकले, वैसे ही श्वेता के दादाजी की तस्वीर नीचे गिर पड़ी। उसका कांच टूट गया। तस्वीर की आंखों में से खून के आंसू आने लगे। रतन, श्वेता और जया ब्रिज के सामने खड़े थे। ब्रिज बड़ा ही विशाल और खूबसूरत था। श्वेता को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके दादाजी ने वो ब्रिज बनवाया था। डैड, आप तो कह रहे थे कि ब्रिज दूर है, लेकिन हम तो कुछ ही घंटों में पहुंच गए। रतन और जया एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कुछ मिनटों बाद ही जया अब वापस जाने की जिद करने लगी। चलो श्वेता, अब काफी वक्त हो गया है, चलो यहाँ से चलते हैं। ऐसा कैसे? इतनी जल्दी नहीं मम्मी, अभी तो मुझे ब्रिज के ऊपर जाना है। रतन और जया ये सुनकर घबरा गए। नहीं बेटा, अब चलो यहाँ से चलते हैं। चलो आओ, गाड़ी में बैठो। श्वेता नाराज होने का नाटक करने लगी। रतन और जया गाड़ी में बैठ गए। तभी श्वेता धीरे से मुस्कुराई और ब्रिज की तरफ भागने लगी। भागते हुए वो ब्रिज के ऊपर आ गई। जया और रतन घबरा गए और उसके पीछे भागने लगे। ब्रिज के खंभों के अंदर 3 कंकाल दफन थे। एक एक करके उन तीनों की आंखें खुली और वो खंभों से बाहर निकल आए। जया डरते हुए श्वेता को समझाने लगी। श्वेता, वापस चलो, ये ब्रिज हमारे परिवार के लिए श्राप है। ये आप क्या कह रही हैं मम्मी? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। कितना सुंदर है ये ब्रिज और यहाँ का नजारा कितना अच्छा है। हमें यहाँ रोज आना चाहिए। इस ब्रिज ने तुम्हारे दादाजी को मारा है। श्वेता ये सुनकर हैरान हो गई और रतन के पास आ गई। ये आप क्या कह रही हैं? दादाजी की मौत? हाँ बेटा, तुम्हारे दादाजी 1923 में जब ये ब्रिज बना रहे थे तो यहाँ 3 मजदूर ब्रिज के ऊपर से गिर गए थे और उनकी मौत हो गई थी। ब्रिज का काम इतना आगे बढ़ चुका था कि उनकी लाशों को निकालना बहुत मुश्किल था। उन तीनों मजदूरों की लाशें इस ब्रिज के नीचे दफन हो गई। इस ब्रिज को बनाने के बाद तुम्हारे दादाजी की तबीयत खराब रहने लगी। वो अपने आखिरी समय में अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। वो तीनों मजदूर मेरी लापरवाही से मरे थे। वादा करो कि तुम में से कोई भी कभी
उस ब्रिज पर कदम नहीं रखेगा। वादा करता हूँ बाबा। तुम्हारे दादाजी को हर तरफ 3 कंकाल दिखाई देते थे। कुछ ही दिनों में उनकी भी मृत्यु हो गई। तभी से हमने इस ब्रिज पर कदम रखना बंद कर दिया, क्योंकि यही तुम्हारे दादाजी की आखिरी इच्छा थी। अब श्वेता, चलो यहाँ से जल्दी। वो तीनों जैसे ही कार की तरफ मुड़े, जमीन हिलने लगी। तीनों घबरा गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। ये क्या हो रहा है डैड? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डरो मत बेटा, मेरा हाथ पकड़ो। श्वेता रतन का हाथ पकड़ने की कोशिश करने लगी। तभी जमीन से एक कंकाल निकल आया और श्वेता के सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें लाल थी और वो गुस्से से श्वेता की तरफ देख रहा था। डैड, बचाइए मुझे! रतन श्वेता की तरफ भागा। तभी दूसरा कंकाल जमीन से निकलकर उसके सामने खड़ा हो गया। वो कंकाल मुंह से तेज हवा फेंकने लगा और रतन हवा के जोर से पीछे की तरफ जाने लगा। वो ब्रिज से लटक रहा था। जया और श्वेता उसे बचाने दौड़ पड़ी। तुम दोनों जाओ यहाँ से, जल्दी जाओ यहाँ से। डैड, मम्मी, हम मर जाएंगे। ये सब हमें मार डालेंगे। जाओ यहाँ से जया, जाओ यहाँ से। तभी दोनों कंकाल उनके करीब आने लगे और जया और श्वेता पीछे की तरफ हटने लगी। श्वेता और जया बुरी तरह से कांप रही थी। कंकालों ने अपने हाथों को श्वेता और जया की तरफ बढ़ाया और उन पर आग बरसाने लगे। जया श्वेता के आगे आकर खड़ी हो गई और उसका पूरा शरीर जलकर राख हो गया और उसकी मौत हो गई। तीसरे कंकाल ने रतन पर मुंह से हवा फेंकी। रतन ब्रिज से नीचे नदी में गिर गया। रतन पानी में हाथ पैर मारने लगा। उसे तैरना नहीं आता था। कुछ ही देर में पानी में डूबकर उसकी मौत हो गई। वो तीनों कंकाल श्वेता की ओर आने लगे। श्वेता कंकालों से दूर भागने लगी, पर बस उसके पैर हिल रहे थे। जमीन तो वहीं की वहीं थी। कंकालों ने उसे घेर लिया। एक कंकाल ने श्वेता पर आग बरसाई, दूसरे ने श्वेता को पटक दिया और तीसरे ने श्वेता को ब्रिज से नीचे फेंक दिया। तीनों कंकालों ने जहांगीर परिवार का अंत कर दिया। मजदूरों के कंकालों का बदला पूरा हुआ। वैशाली की दादी को शुगर थी। डॉक्टर ने उन्हें सुबह शाम टहलने की सलाह दी थी। इसीलिए वैशाली अपनी दादी को रोजाना रेलवे स्टेशन तक घुमाने ले जाया करती थी। वैसे तो हरिपुर गांव की स्टेशन खाली पड़ी रहती थी, लेकिन एक दिन वैशाली और उसकी दादी को रेलवे स्टेशन पर बहुत चहल पहल दिखाई दी। आज स्टेशन पर इतने सारे लोग कहां से आ गए? दोनों को कुछ औरतें बुलाती हैं। देखो, वे औरतें हमें बुला रही हैं। चलो उनके पास चलकर कुछ बातें करते हैं, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। उधर वैशाली के माता पिता दोनों का इंतजार कर रहे थे। माँ जी और वैशाली कहाँ रह गए? मुझे चिंता हो रही है, आप जरा देखने चले जाइए। वैशाली के पापा अपनी माँ और बेटी को देखने जाते हैं। वो देखते हैं कि दोनों पटरियों पर पड़ी हैं और उनके सर पर चोट के निशान हैं। वैशाली और उसकी दादी को क्या हुआ? क्या है हरिपुर रेलवे स्टेशन का राज? आइए सुनते हैं कहानी भूतिया रेलवे स्टेशन। सपना आज पहली बार अपने भैया के नए घर पर हरिपुर जा रही थी। अजय जल्दी चलिए,
हरिपुर मात्र एक ट्रेन जाती है और वो भी छूट गई तो हम वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। हाँ बस तैयार हो गया, थोड़ा खाना खा लूं फिर चलते हैं। ट्रेन सपना और महेश को रात के 11 बजे हरिपुर स्टेशन पर उतारकर चली जाती है। एक अजीब सा बुढ़ा जिसकी शक्ल डरावनी है दोनों के पास आता है। चाय चाय, अंग्रेज साहब चाय। नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। दोनों कुछ और आगे बढ़ते हैं। एक औरत उनके पास आ जाती है। औरत के चेहरे पर घाव के निशान थे और पैर उल्टे थे। अंग्रेज साहब 5 आना दो ना, मेरे बच्चे के दूध के लिए 5 आना दो ना। सपना और महेश डर कर तेजी से भागने लगते हैं। 5 आना? ये औरत कौन से जमाने में जी रही है? सपना और महेश स्टेशन के बाहर निकल जाते हैं। सपना के भाई वहाँ पर उन दोनों का इंतजार कर रहे थे। ये वैशाली के पिता थे जो फर्स्ट सीन में दिखाए गए थे। अरे आप लोग आ गए, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। सपना और महेश दीनदयाल के घर पहुँचते हैं तो देखते हैं दीनदयाल की बेटी और माँ खटिया पर पड़े हुए हैं। उनके सर पर और शरीर पर कई जगह पट्टी बंधी हुई है। क्या बताऊं बहन, जब से इस गांव में आए हैं तब से हमारे घर कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। सोचा था कि हमारे दादा परदादा यहाँ रहे हैं तो हमें भी शहर से वापस यहाँ आकर रहना चाहिए। 1 सप्ताह पहले ये दोनों टहलने स्टेशन तक गई थी। मैंने देखा तो दोनों पटरियों पर पड़ी हुई मिली। मैं अगर थोड़ी देर बाद पहुंचता तो उनका सारा खून बह जाता। ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों ने इन्हें उठाकर फेंका था। मुझे तो समझ नहीं आ रहा भला कौन हमारा दुश्मन हो सकता है। हमारे साथ भी उस स्टेशन पर कुछ अजीब घटनाएं हुई। जो भी मिला वो अंग्रेज साहब कह रहा था। क्यों ना हम गांव के किसी बुजुर्ग के पास जाकर उस स्टेशन के बारे में पूछताछ करें। महेश, दीनदयाल और सपना तीनों गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति चुन्नी लाल काका के पास जाते हैं। ये घटना इतिहास में दर्ज नहीं है। मेरे जैसे कुछ गिने चुने लोग ही जानते हैं। दीनदयाल, तुम्हारे दादा ठाकुर भीम सिंह अंग्रेजों के बंगले पर नौकरी करते थे। आजादी की लड़ाई चल रही थी। 1940 में गांव में अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा निकला। तुम्हारे दादा ने अंग्रेजों को खबर कर दी। वो अंग्रेजों के साथ मिल गए। जब अंग्रेजी सैनिक आए तो क्रांतिकारी स्टेशन पर छिप गए। अंग्रेजों ने स्टेशन पर खूब गोला बारूद बरसाया। सारे क्रांतिकारी मारे गए। तब से उनकी आत्माएं स्टेशन पर भटक रही हैं। अगर तुम अपने परिवार की सलामती चाहते हो तो इस स्टेशन पर शांति यज्ञ करवाओ। दीनदयाल गांव के लोगों को बुलाकर घोषणा करता है। मैं अपनी जमीन गांव में एक म्यूजियम बनवाने के लिए दान करता हूं। इस म्यूजियम में उन सभी क्रांतिकारियों की स्मारक बनेगी जो 1940 में इस स्टेशन पर मारे गए थे। दीनदयाल गांव में म्यूजियम बनवाता है और फिर स्टेशन पर शांति यज्ञ करवाता है। तब हरिपुर स्टेशन पर डरावनी घटनाएं होना बंद हो जाती हैं।